गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो चैप्टर अपना चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके कंटिन्यूस में आपको अध्ययन करवा रही हूँ। इससे पहले भी हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में भी मैं आपको स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों के बारे में अध्ययन करवाने जा रही हूँ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें शुरू से ही ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के लिए उसकी नीतियाँ बहुत ही विरोधात्मक रही थी, क्योंकि ब्रिटेन का हमेशा से ही ये मानना रहा कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य केवल उसी को लाभ पहुंचाना रहा है। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार ने अपने वाणिज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी उपनिवेशों के लिए कुछ ऐसे अधिनियम पारित करे जिनसे अमेरिका वासियों को आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ। ऐसे अधिनियम इस प्रकार है। इसमें सर्वप्रथम हम नौसंचालन कानून को देखते हैं तो 1660 से पूर्व भी नौसंचालन संबंधित कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस कानून में यह पारित किया गया कि अमेरिका से सारा औपनिवेशिक व्यापार ब्रिटिश उपनिवेशीय जहाज़ों से ही किया जाए तथा उपनिवेशों में पैदा होने वाली निश्चित वस्तुएं जैसे तंबाकू, चीनी आदि का निर्यात भी इंग्लैंड से ही किया जाए। यानी एक तरह से उपनिवेशों को इस टाइप से प्रतिबंध कर दिया गया कि जो भी नौ संचालन संबंधी गतिविधियां हो वो केवल इंग्लैंड से ही की जाए। इसी कड़ी में हम स्टेपल अधिनियम लेते हैं जो 1663 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से भी प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1733 में शीरा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य अमेरिकी उपनिवेशों तथा फ्रांस और स्पेन के अधिकार में वेस्ट इंडीज़ था, उसके मध्य होने वाली लाभकारी जो व्यापार चल रहा था उसको समाप्त करना था। इसके अंतर्गत विदेशी क्षेत्रों से शीरा, चीनी व स्पिरिट के आयात पर भारी प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि उपनिवेशीय वस्तुएं केवल ब्रिटिश व्यापारियों से ही खरीदें। इसी कड़ी में 1764 में पारित शुगर एक्ट भी इसी प्रकार का उदाहरण था कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ही उपनिवेशवासियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कड़ी में हम टाउनशेंड अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टाउनशेंड एक ब्रिटिश सरकार में एक राजकोष का अधिकारी था, उसके नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया था। इस अधिनियम में 5 वस्तुएं जैसे शीशा, शीरा, कागज, पेंटरों के रंग तथा चाय पर चूंगी शुल्क आदि अमेरिका में इंग्लैंड से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भी चूंगी शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया गया। जो उपनिवेशों के अनेक व्यापारी थे उन्होंने इस अधिनियम का बहुत विरोध किया और यहाँ तक विरोध किया कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वह ब्रिटिश वस्तुओं का कोई आयात नहीं करेंगे। 1773 में प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा विशिष्ट चाय की नीति भी अपनाई गई, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी उपनिवेशों के अपने जहाज़ों के माध्यम से ही सीधे चाय भेजने की अनुमति मिल गई, जिससे इस कंपनी की चूंगी बच गई। इसका अर्थ था कि जो ब्रिटेन था वह ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचाना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा देकर वो अमेरिकी उपनिवेशों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना चाहता था। इससे आयात पर जो लगाया जाने वाला जो सीमा शुल्क था वह भी यथावत रखा गया। 16 दिसंबर 1773 में अमेरिकी उपनिवेशों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ये प्रतिक्रिया यहाँ तक हुई कि अमेरिकी बंदरगाहों पर जो चाय के जहाज़ सीधे ही भेजे जाने लगे थे उनका ये उपनिवेश विरोध करने लगे। चार्ल्सटन में तो लोगों ने चाय की पेटियाँ
तहखानों में डालकर ताले लगा दिए गए। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में तो चाय उन्हीं जहाज़ों में वापस कर दी गई जहां से वह लाई गई थी। बोस्टन में तो माहौल विशेष गर्म था। 16 दिसंबर 1773 की सर्द रात्रि में सैमुअल एडम्स व उसके साथियों के निर्देश पर 50 अमेरिकी व्यक्तियों का एक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज़ पर चाय का जो भरा हुआ था उस पर चढ़ गया और जहाज़ से 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बोस्टन टी पार्टी के बारे में मैंने आपको एक लिंक YouTube पर प्रसारित किया है और इस YouTube पर आप ये लिंक देखिए। इसमें बोस्टन टी पार्टी का एक लाइव आपको दिखाया जाएगा कि ये घटना किस प्रकार हुई। इस घटना से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इन उपनिवेशों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, जो इस प्रकार थे। पहला था कि जो उपनिवेश थे वहाँ पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया कि बोस्टन बंदरगाह उनके लिए जब तक बंद कर दिया जाएगा जब तक वो चाय की क्षतिपूर्ति ब्रिटेन को नहीं देंगे। दूसरी तरफ मैसाचुसेट्स की शासन व्यवस्था में ब्रिटिश प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई। अब जो सरकारी अधिकारी जिन पर हत्या का अभियोग था उनके मुकदमों की कार्रवाई भी इंग्लैंड के उपनिवेशों में ही की जाएगी। दूसरी तरफ ये व्यवस्था भी की गई कि ब्रिटिश सैनिकों को अब उपनिवेशों के लोगों के घर में भी रखा जा सकता है। इस प्रकार एक तरह से पूरा नियंत्रण यहाँ कायम कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के उपयुक्त जो अधिनियम थे उपनिवेशों में इसके विरुद्ध बहुत असंतोष व्याप्त हो गया। इसके विरोध में उपनिवेशों ने पत्र पत्रिकाओं सभाओं द्वारा एक वातावरण तैयार किया गया। वर्जीनिया में अमेरिका के संयुक्त हितों पर विचार करने के लिए अंतर प्रांतीय कांग्रेस बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार की कई कांग्रेस भी हुई। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, जिसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। यहाँ भी जैसे हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं और उसमें दो दल बट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। इसी प्रकार अमेरिका में भी दो दल बट गए थे, उग्रवादी जिसके नेता सैमुअल एडम्स और जॉन एडम्स थे और नरमवादी जिनके नेता जॉन डिकिंस थे। विरोध की परिणति अप्रैल 1775 ईस्वी में कॉनकॉर्ड व लेंगिस्टन की लड़ाई के साथ हुई। जून 1775 में बंकर हिल का युद्ध हुआ और 4 जुलाई 1776 को इन सब से लड़ाई को देखकर और विरोध को देखकर ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा और महाद्वीपीय कांग्रेस में यह निर्णय लिया कि 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र उनके लिए जारी किया गया। इस घोषणा पत्र की कुछ लाइनें मैं आपको बता रही हूँ। उसमें लिखा था कि जनता यदि सरकार बना सकती है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। उन्हें अयोग्य सरकार को उलटने तथा बदलने तथा नई सरकार का बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। इसी प्रकार उसमें लिखा गया था कि मनुष्य के अधिकारों में जीवन जीने की स्वतंत्रता तथा सुख की खोज का अधिकार भी शामिल है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। 1777 में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे सारोगोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसका जो प्रतिनिधित्व था जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बने थे। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने बर्गोयन की ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी को सारोगोटा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। अक्टूबर 1781 में अंतिम व निर्णायक युद्ध यॉर्कडाउन नामक स्थान पर हुआ। 3 सितंबर 1783 को पेरिस शांति संधि द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में मान लिया। इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इसके लिए अमेरिकी उपनिवेशों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर उनका संघर्ष
एक सुखद परिणाम के रूप में सामने आया। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस संघर्ष की कमान संभाली और अमेरिका स्वतंत्र हुआ, और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी अग्रगामी सिद्ध हुआ और पूरे विश्व के लिए भी अग्रगामी सिद्ध हुआ। धन्यवाद। आप अपना, मैं YouTube जो लिंक भेज रही हूँ उसको बोस्टन टी पार्टी के संदर्भ में स्टूडेंट्स ज़रूर देखना। धन्यवाद।